हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद। इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं हूँ बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। आज हम व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक बहुत ही प्रमुख उपागम है या दृष्टिकोण है। इससे पहले हमने वीडियो में देखा था कि राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा या क्षेत्र है या स्वरूप का निर्धारण है वो दो तरीकों से किया जाता है, एक परंपरागत तरीके से और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण से। व्यवहारवाद इसी आधुनिक दृष्टिकोण का एक उपागम है, जिसके माध्यम से राजनीति विज्ञान जो हमारा विषय है उसकी विषय वस्तु में, उसको पढ़ने के तरीकों में, उसकी तकनीकों में और उसके क्षेत्र में बहुत ही बड़ा बदलाव आया और राजनीति विज्ञान वास्तव में अन्य विज्ञानों के समकक्ष जा खड़ा हुआ। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में एक ऐसा उपागम है जो न केवल राज्य या सरकार के ऊपर अपना अध्ययन केंद्रित करता है, बल्कि जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, व्यवहारवाद यानी ये मनुष्य के व्यवहार को अपने अध्ययन का केंद्र बनाता है। व्यवहारवाद के विचारकों का ये मानना है कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, उसका मापन किया जा सकता है और उसके व्यवहार के अध्ययन, मापन और पर्यवेक्षण, सुपरविजन के द्वारा मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करके, उसके अनुभवों का अध्ययन करके निश्चित सिद्धांत निर्माण किया जा सकता है और कुछ निश्चित निष्कर्ष निकाल करके निश्चित सिद्धांतीकरण की इस प्रक्रिया को राजनीति विज्ञान में ला करके इन्होंने राजनीति विज्ञान को अन्य विज्ञानों के समकक्ष खड़ा करने का प्रयास किया। किसने? व्यवहारवाद ने। तो इसी तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वास्तव में व्यवहारवाद है क्या। तो आइए चलते हैं, व्यवहारवाद क्या है। सबसे पहले व्यवहारवाद का मतलब क्या है, मीनिंग को समझते हैं। ये सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में चर्चा में आया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जब ये चर्चा में आया तो सबसे पहले इसने परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसके विरोध में ये जो है व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई। परंपरागत राजनीति विज्ञान को एक आदर्शात्मक विज्ञान की तरह से प्रस्तुत करता है, जिसमें राज्य और सरकार के अध्ययन पर ही ये, इसके इर्द गिर्द ही ये घूमते हैं और राजनीति विज्ञान को कैसा होना चाहिए, राज्य को कैसे कार्य करने चाहिए, इसी पर इनका अध्ययन मुख्य रूप से आधारित होता है। जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो वास्तविक समस्याएं विश्व के सामने आई उनको सुलझाने में ये परंपरागत राजनीति विज्ञान काम नहीं आया। तो उसी समस्याओं की घड़ी में, उसी समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में व्यवहारवाद का जन्म होता है। कुछ जो आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक हैं उन्होंने नई समस्याओं के संदर्भ में मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हुए, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि इन समस्याओं का कारण कहाँ है, तो उनको लगा कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, न केवल संस्थाओं का, न केवल आदर्शों का अध्ययन किया जाना चाहिए, बल्कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करके फिर राजनीतिक प्रक्रियाओं के आधार पर इन नई घटनाओं की व्याख्या की जानी चाहिए। इसीलिए ये कहा जाता है कि राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर इस व्यवहारवाद को कहा जाता है, क्योंकि व्यवहारवाद के द्वारा मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हुए राजनीति विज्ञान में कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों को जन्म देने की कोशिश की गई। इसीलिए कहा जाता है इसको राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर। व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण करने का एक तरीका है। यानी राजनीतिक तथ्य, जो भी राजनीतिक तथ्य या घटनाएं हैं उनकी व्याख्या किस तरह से की जाए, उनको देखा किस तरह से जाए, ये उस देखने का एक नज़रिया है, देखने का एक तरीका है जो परंपरागत तरीके या नज़रिए से अलग है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा इसको विकसित किया गया और इस समय से पहले भी, यानी इस दूसरे महायुद्ध से पहले भी ग्राहम वालास और ब्रेडले जैसे विचारकों की रचनाओं में इसकी जड़ें देखी जा सकती है। ये उपागम राजनीति विज्ञान के संदर्भ में मुख्य रूप से अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित
करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जा सकता है। यानी यदि किसी राजनीतिक घटना का हमें अध्ययन करना है, उसके बारे में निष्कर्ष निकालना है, तो उसके लिए हमें राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं करके किसका अध्ययन करना चाहिए? व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक है और इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, कल्पनाओं आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। अनुभवात्मक और क्रियात्मक का मतलब है कि जो अध्ययन करता है अपने जो व्यक्तिगत मूल्य हैं, व्यक्तिगत निष्ठाएं हैं, उनसे परे होकर के, उनसे हट करके जो चीज़ें वास्तव में घटित हो रही हैं उनका वास्तव में व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन न करके वस्तुनिष्ठ अध्ययन करेगा। यानी पूरी तरह से तटस्थ और निष्पक्ष अध्ययन वो करेगा। इसमें व्यवहारवाद इस दृष्टि से परंपरावादियों के बिल्कुल विरुद्ध है कि राजनीति विज्ञान को राज्य की कानूनी और दार्शनिक सीमाओं में बांधने के लिए तैयार ये नहीं है। व्यवहारवाद के अनुसार राज्य के बाहर भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की जो संस्थाएं और सत्ताएं हैं, इन सबको प्रेरित करने वाला जो मानसिक व्यवहार है, उन सब का अध्ययन ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद के प्रणेता की हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो सैद्धांतिक रूप है, जो दृष्टिकोण है, वो प्रस्तुत किया डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के संबंध में ये लिखते हैं कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। इसी तरह से सिबली लिखते हैं कि अमेरिकी राजवैज्ञानिक व्यवहारवाद के संदर्भ में परीक्षण योग्य वैज्ञानिक सिद्धांत और उनकी सत्यापन प्रक्रिया दोनों को अपनाने पर जोर देते हैं ताकि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति राजनीति का एक विज्ञान बन जाए। इस संदर्भ में उनकी दृढ़ धारणा है कि अवधारणाएं, पद्धतियां, सिद्धांत आदि सभी कुछ प्राकृतिक विज्ञानों के स्तर पर लाए जा सकते हैं। इसका मुख्य प्रयोजन ये है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के व्यवहार की समग्रता से अध्ययन किया जाए। डेविड ट्रूमैन के अनुसार व्यवहारवाद से का मतलब है अनुसंधान व्यवस्थित हो, यानी जो भी खोज या रिसर्च की जाए वो व्यवस्थित हो और उसका प्रमुख आग्रह अनुभविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। यानी ऐसी प्रणालियां जिनको अनुभव किया जा सके, वो जो आदर्शात्मक नहीं हो। रॉबर्ट डहल इस विषय में लिखते हैं कि व्यवहारवाद का अर्थ जो है स्पष्ट और व्यापक रूप से समझने के लिए उन्होंने व्यवहारवाद की इस तरह से विवेचना की है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ऐसा विरोध आंदोलन है जिससे अनेक ऐसे राजनीतिक वैज्ञानिक, विशेषकर अमेरिकी, इससे संबंधित है और परंपरागत राजनीति विज्ञान से जो कि असंतुष्ट हैं। ये परंपरागत राजनीति विज्ञान के विभिन्न उपागमों जैसे कि ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक, संस्थात्मक आदि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। व्यवहारवादी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कुछ नई पद्धतियों और उपागमों का विकास राजनीति विज्ञान में किया जा सकता है जिसकी सहायता से हमारे विषय में अनुभविक प्रस्थापनाओं और कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांतों का विकास संभव है। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र के में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। ये ऐसा प्रयत्न है जो राजनीति विज्ञान के आनुभविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है और इसका उद्देश्य प्रशासन संबंधी घटनाओं को मनुष्यों के ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना है जिसका पर्यवेक्षण कर लिया गया हो अथवा जिसका पर्यवेक्षण किया जा सकता हो। व्यवहारवाद विषय के अनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का एक प्रकार का प्रयास है। ये ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के अनुभविक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों और कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक अनुभविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों और अभिगमों से पूरा करती हो, स्पष्ट
करना है। अब देखते हैं इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के विभिन्न जो पक्ष हैं उनको विभिन्न प्रणालियों के द्वारा उन राजनीतिक जीवन के पक्षों का पूरी वैज्ञानिक तरीके से उनका अध्ययन करना है और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हुए उनका निष्कर्ष निकालना है। व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, किस वजह से व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में व्यवहारवादी मान्यताओं के कुछ बिखरे सूत्र हम प्लेटो में, अरस्तु में, मैकियावली, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू इनके दर्शन में हम देख सकते हैं, लेकिन एक सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद वर्तमान शताब्दी की उपज है। पिछले कुछ दशकों में विशेषकर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद शासन और राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और ये अध्ययन पद्धति 20वीं शताब्दी की एक सबसे महत्वपूर्ण देन है, जिसे विकसित करने का सबसे अधिक श्रेय अमेरिका के जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं जिसको शिकागो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, शिकागो स्कूल के नाम से जाना जाता है, उनका सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है। व्यवहारवाद के उदय और विकास के मूल कारण कुछ इस तरह से हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं कि क्यों व्यवहारवादी उपागम अस्तित्व में आया। सबसे पहले देखते हैं परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक राजनीतिक शास्त्रियों को परंपरागत राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों के परिणामों से निराशा हुई थी और उनका ये विचार था कि परंपरागत पद्धतियों से राजनीतिक जीवन की वास्तविकता का चित्र हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि परंपरागत अध्ययन पद्धतियां हैं वो आदर्शात्मक है और जो यथार्थ है, राजनीतिक घटनाओं के पीछे छुपा हुआ राजनीतिक वास्तविकता है, उसका पता हम इन आदर्शवादी अध्ययन पद्धतियों से नहीं लगा सकते। राजनीति वैज्ञानिकों के जो बढ़ता असंतोष था उसके कई कारण थे, जैसे कि राजनीति शास्त्रियों ने देखा कि शासन के नीति निर्माण और उसके निर्धारण के स्तर पर राजनीतिज्ञों और राजनेताओं को तो सम्मान दिया जाता है, लेकिन जैसा कि द्वितीय महायुद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, परंतु राजनीति विज्ञान के जो विद्वानों के ज्ञान और कौशल और अनुभव की उपेक्षा की गई थी, जिससे कि राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं उनमें एक असंतोष उत्पन्न हुआ कि क्यों नहीं राजनीति विज्ञान को इस तरह का विज्ञान बनाया जाए जिससे कि राजनीति वैज्ञानिकों का सम्मान बढ़े, वो इस तरह के निष्कर्ष और सिद्धांत बनाए और राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान बना दे, तो अन्य विज्ञानों के जो वैज्ञानिक हैं उनके ही समान राजनीति वैज्ञानिकों का भी सम्मान बढ़ेगा। दूसरा असंतोष का कारण ये था कि राजनीति वैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि उनके अध्ययन विषय में सैद्धांतिक पक्ष के विवेचन पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो कि पर्याप्त और विश्वसनीय नहीं हो सकता। साथ ही सैद्धांतिक पक्ष और यथार्थ शासन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंतर और विषमता भी थी, इसलिए उनका ध्यान अनुभवात्मक अध्ययन की ओर, व्यवहारात्मक अध्ययन की ओर गया। तीसरा कारण ये था कि दो महायुद्धों के बीच के काल में फासीवादी, नाजीवादी, प्रजातिवादी और एकाधिकारवादी जो प्रवृत्तियों का उदय हुआ, विकास हुआ और उसके वो लोकप्रिय भी हुआ। तो ये सब क्यों हुआ? ये जो फासीवाद, नाजीवाद जैसी सर्वाधिकारवादी प्रवृत्तियां क्यों अस्तित्व में आई और क्यों इनको लोकप्रियता मिली, इसका विश्वसनीय तर्क और इसकी जो उपाय जो है, निदान है, वो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के पास नहीं था। राजनीति शास्त्रियों ने पाया कि राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया या क्रिया प्रक्रिया और व्यवहार की संबद्धता को अनदेखा करने से ही ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, और अगर राजनीतिक क्रिया प्रक्रिया और व्यवहार को जोड़ करके इन चीज़ों को देखा जाए तो ही इनकी व्याख्या संभव है और तो ही इनका निदान संभव है। चौथा कारण ये रहा कि राजनीति विज्ञान में निरंतर विकास और लोकप्रियता के बाद भी विषय की अध्ययन पद्धति, जो कि मूल रूप से वर्णनात्मक शैली थी, उसको अपर्याप्त माना गया। दार्शनिक, संस्थागत, औपचारिक, कानूनी और ऐतिहासिक पद्धतियों के योगदान की सीमाओं के परिणाम स्वरूप राजनीति शास्त्र एक शिथिल विज्ञान बन चुका था और जिसके विरुद्ध एक असंतोष राजनीतिक वैज्ञानिकों में उत्पन्न हुआ।
पांचवा असंतोष का कारण ये था कि अन्य विषयों जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों और समाजशास्त्रों में विकसित प्रक्रिया के फलस्वरूप नए नए और विश्वसनीय पद्धतियों और तकनीकें उत्पन्न हो गई थी, जिससे कि एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि राजनीति शास्त्रियों को भी अपने विषय के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए, जबकि ऐसा राजनीति विज्ञान में हो नहीं रहा था। इस संदर्भ में ये उचित माना गया कि अंतर विषयक आदान प्रदान के निरंतरता राजनीति शास्त्र के अस्तित्व, संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक है। यानी इन समाज विज्ञानों से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। व्यवहारवाद के उदय और विकास के लिए ये एक आवश्यक कदम सिद्ध हुआ। छठा जो असंतोष का कारण था वो ये था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति और वातावरण विशेष रूप से अमेरिका में था, उसमें राजनीतिक वैज्ञानिकों ने पाया कि पश्चिमी व्यवस्थाओं और वातावरण में किए गए अध्ययन, शोध के निष्कर्ष और पद्धतियां केवल सीमित क्षेत्रीय और राष्ट्रीय वातावरण में ही उपयोगी सिद्ध हो सकते थे, किंतु एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र और पिछड़े हुए देश हैं, उनमें कई समस्याएं थी, कई चुनौतियां पाई गई और उनका निदान परंपरागत पद्धतियों के पास नहीं था और न ही राजनीतिक कार्य और व्यवहार की अंतरंग स्थिति को प्रमाणित स्तर पर समझा जा सकता था। और इसीलिए राजनीति शास्त्रियों की ये धारणा हो रही थी कि पश्चिमी संदर्भ में निर्धारित अवधारणाओं को नवोदित राजनीतिक व्यवस्थाओं पर आरोपित किया गया तो उनके निष्कर्ष सही नहीं होंगे, और असंतोष के इन्हीं कारणों के फलस्वरूप व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ। फिर देखते हैं अगला जो कारण व्यवहारवाद के उदय का था वो ये था कि अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा। अन्य समाज विज्ञानों के अध्ययन में नवीन तरीके और उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला, तो राजनीति शास्त्र में भी इस तरह के प्रयोग होने लग गए। जैसा कि रॉबर्ट डहल ने लिखा है कि व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन के आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों और खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। तो अन्य समाज विज्ञानों का प्रभाव भी हमारे विषय पर पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण भी व्यवहारवाद को बल मिला। दूसरे विश्व युद्ध ने व्यवहारवाद को गति दी। युद्धकालीन घटनाओं ने राजनीति शास्त्रियों के मन में ये बात बिठा दी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह से समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़ करके उनकी संस्थाओं और उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। नई अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग भी इसके पीछे का कारण रहा। द्वितीय महायुद्ध के बाद के दशकों में राजनीतिक शास्त्रियों के क्षेत्र में ये विचार बल पकड़ता गया कि राजनीतिक शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना चाहिए। परीक्षण, उपकरण, सर्वेक्षण पद्धति, सांख्यिकीय विश्लेषण, गणितीय प्रारूप, निदर्शन सर्वेक्षण जैसे जो नई प्रविधियां थी, जो आधुनिक विज्ञान के नए नए उपकरण आ रहे थे, उनका प्रयोग भी व्यवहारवाद के उदय का कारण बना। अब देखते हैं व्यवहारवाद का विकास किस प्रकार से हुआ, विकास क्रम क्या था। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि हालांकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसने गति पकड़ी, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो पहले भी हम देख सकते हैं। 1908 में ग्राहम वालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, A.F. बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इन पुस्तकों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि व्यवहारवाद का उदय बहुत पहले हम देख सकते हैं, हालांकि एक क्रांति के रूप में ये बाद में आया। वालस ने राजनीतिक के अध्ययनकर्ताओं द्वारा संस्थाओं का विश्लेषण करने और मानव का विश्लेषण करने से बचने की जो प्रवृत्ति है उसके प्रति असंतोष किया। स्पष्टतया ही यह अनुभववादी और व्यवहारवादी अध्ययन को अपनाने के लिए एक आग्रह था उनका। इसके बाद 1925 में आई पुस्तक चार्ल्स मेरियम की रचना न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स को व्यवहारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण हम मान सकते हैं। अमेरिका में मेरियम की प्रेरणा से यथार्थवादी और परिणामात्मक अध्ययन किए गए और सुप्रसिद्ध शिकागो संप्रदाय व्यवहारवाद का प्रमुख गढ़ बन गया। इसके लिए एक संस्था की स्थापना की गई, पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, और इसी के तरह से फोर्ड, कार्नेगी और रॉकफेलर जैसी निजी संस्थाओं
से इसको सहायता और शक्ति मिली, जिससे कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक व्यापक दृष्टिकोण के रूप में हमारे सामने आया। अब अमेरिका में व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में प्रभावशाली आंदोलन बन चुका था। इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक शोध पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, जैसे पब्लिक ओपिनियन, क्वार्टरली वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अमेरिकन बिहेवियरल साइंस एंड बिहेवियरल साइंस। वहाँ के समाज विज्ञान शोध समिति में राजनीतिक व्यवहार और तुलनात्मक राजनीति पर 2 समितियों का गठन किया गया, और इसे अब सभी प्रमुख राजवैज्ञानिक जैसे कि डेविड ईस्टन, लासवेल, आमंड कोलमैन, ह्यूंज, यूलाउ, डॉयल जैसे जो राजनीति वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसको अपनाया और इसको विकसित करने में अपना योगदान दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ाने में व्यवहारवाद प्रमुख रूप से उदित हुआ, और इसने व्यवहारवाद के माध्यम से राजनीति विज्ञान में कुछ सिद्धांतों का निरूपण किया, और ये भी हमने देखा कि किस तरह से इसका विकास होता है। और इसी विकास क्रम की अगली कड़ी थी उत्तर व्यवहारवाद, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे व्यवहारवाद का स्वरूप और इसकी मूल मान्यताएं। तब तक के लिए नमस्कार।